हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर टेट एग्ज़ाम में रिपीट होता है, दैट इज़ स्टेजेस एंड फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब तक आपने सिर्फ डेफिनेशन सुनी होंगी, लेकिन आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में हम करेंगे टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी। आज हम शुरू करेंगे अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें इंसान फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट में ग्रो होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज 4 वर्ड्स: फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली। क्यों ज़रूरी है? ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है। जब आप इन चारों कैटेगरीज में डेवलप कर जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि बच्चे ने ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। ये एक दिन में नहीं होता है, इट हैपन्स स्टेज बाय स्टेज। एक दिन कोई अच्छा टीचर आएगा और सारी चीज़ें डेवलप कर जाएगा, नहीं। इसको स्टेज बाय स्टेज डेवलप होना होता है, ठीक। हर स्टेज अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्निंग नीड्स रखती है। एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चाइल्ड किस स्टेज में है और क्या सीखने के लिए रेडी है। सो वेन एवर यू आर लुकिंग और थिंकिंग द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचर, you need to understand what are the unique characteristics that the child is there and what is the needs of that child, because every child has different development and the maturity level. So based on that, teacher is going to teach the student. So next देखेंगे stages of development। वैसे कई साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दिए हैं, फिर भी ये एक कॉमनली लिया जाता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला है इन्फेंसी, जो कि बर्थ से 2 इयर्स तक होता है। ये लाइफ का सबसे रैपिड ग्रोथ पीरियड होता है। चाइल्ड अपने एनवायरनमेंट को फील करता है, मूवमेंट और स्पीच सीखता है और अपनी मदर से अटैचमेंट डेवलप करता है। टीचर और पेरेंट्स दोनों का एफेक्शन और सेंसरी स्टिमुलेशन देना चाहिए, राइट। जब टीचर को और पेरेंट्स को कैसा एफेक्शन देना चाहिए कि बच्चे को सेंसरी स्टिमुलेशन, बच्चा आपकी मोहब्बत को महसूस कर पाए, आप पे भरोसा कर पाए, ऐसा बच्चे को आप महसूस करवाएंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज़ 2 to 6 years। इस स्टेज को इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को आप देखिए, जो भी छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनको हर ख़तरनाक चीज़ से खेलना होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप जितनी मर्तबा उनको आग से दूर करेंगे, वो आग की तरफ जाना चाहेंगे। जितनी मर्तबा आप उनको कुछ इलेक्ट्रॉनिक वायर से दूर रखना चाहेंगे, वो लोग वहीं जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स उन्हें रोक रहे हैं, उनको पता करना है कि वो आखिर है क्या चीज़, उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, इमेजिनेशन बढ़ जाता है और उनको सोशल प्ले करने का बहुत दिल करता है, ओके। लैंग्वेज और हैबिट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। बच्चा ऑब्ज़र्व करते हैं, पूछते हैं वाई और हाउ, कैसे और क्यों, है ना। तो टीचर का रोल क्या है यहाँ पर? प्ले बेस्ड लर्निंग देना चाहिए। बच्चे को टीचर कैसी लर्निंग देगा? प्ले बेस्ड लर्निंग, क्योंकि उनको इस उम्र में खेल के ज़रिए ही सिखाया जा सकता है बेहतरीन अंदाज में। एक्टिविटीज़ इंटरेस्टिंग और विजुअल होनी चाहिए। उनको आप कुछ ऑडियो सुनाकर उतनी तरह इंगेज नहीं कर पाएंगे जितने आप विजुअल्स दिखा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेज है आपका लेट चाइल्डहुड, जो कि 6 to 12 इयर्स का होता है। हम इसको स्कूल एज भी कहते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया कि किस
स्टेज को स्कूल एज कहा जाता है, तो हम बोलेंगे लेट चाइल्डहुड। तो इसमें क्या होता है, आपको मॉरल डेवलपमेंट आ जाती है, रीजनिंग स्किल्स और प्योर फ्रेंडशिप ग्रो करते हैं। ठीक है, इस स्टेज में आपकी मॉरल डेवलपमेंट हो जाती है, यानी अखलाकी डेवलपमेंट हो जाता है। रीजनिंग करने लगते हैं आप, मंतकी बातें लाइक सोचने लगते हैं, एक लॉजिक लगाने लगते हैं, और पीयर फ्रेंड्स ग्रो करते हैं, लाइक फ्रेंडशिप बनाना। चाइल्ड रूल्स फॉलो करना सीखता है और कोऑपरेशन डेवलप करता है, लाइक यूनिफॉर्म ना पहनने पे पनिशमेंट, बेल्ट ना लगाने पे पनिशमेंट। इन सब बातों को बच्चा समझने लगता है और उसको फॉलो करने लगता है। टीचर को ग्रुप टास्क, डिस्कशन और क्रिएटिविटी पे फोकस करना चाहिए। टीचर का काम क्या है यहाँ पर, टीचर इज़ गोइंग टू लुकिंग एट ग्रुप टास्क। बच्चों को क्योंकि फ्रेंडशिप की आदत है तो ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से करेंगे, डिस्कशंस करवाएंगे, और क्रिएटिविटी, क्योंकि इमेजिनेशन तो आपके प्रीवियस स्टेज में ही डेवलप हो गया था, तो आप क्रिएटिविटी पे भी जोर देंगे। ठीक, नेक्स्ट हो गया आपका अडोलेसेंस। ये आपका चौथा स्टेज है, अडोलेसेंस। अडोलेसेंस यानी 12 से 18 की उम्र, हम इसे टीन एज भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका रैपिड फिजिकल चेंज के साथ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर दो किस्म की चीज़ें, दोनों स्टेजेस में आपका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। एक है आपका इन्फेंसी, दूसरा है आपका अडोलेसेंस। अडोलेसेंस में आपके जिस्मानी बदलाव तो होते ही हैं, इमोशंस अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ओके, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसान खुद की शनाख्त में होता है, सेल्फ आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डेवलप होती है। अब आपको इस उम्र में लगना शुरू हो जाता है कि आई एम ग्रोन अप, आई नीड नॉट एनीबडी। सो आप इंडिपेंडेंट फील होना चाहते हैं। सो इस टाइम पे आपके इमोशंस क्या है, थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। यही स्टेज प्रॉब्लम एज या स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहलाती है। हम अडोलेसेंस को टीनेज कहते हैं और प्रॉब्लम एज कहते हैं। स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का एज भी कहलाया जाता है। सो क्वेश्चंस इसके निकनेम से भी बनते हैं। सो प्लीज़ डू रिमेंबर प्रॉब्लम एज, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एज। ओके, अडोलेसेंस को कहा जाता है। टीचर का रोल देखिए यहाँ पर गाइड और काउंसलर का होता है। यहाँ आपको बच्चे को समझने की ज़रूरत होती है, ना कि उन पे जब्र करने की। इस उम्र में अगर आप जब्र करेंगे तो वो बागी हो जाएंगे, रिबेलियन हो जाएंगे। सो यू नीड नॉट टू फोर्स और स्ट्रेस द चाइल्ड, यू हैव टू बी friend of that particular child who are in adolescent stage. ठीक, now we are looking at what are the educational implications of this stage. Teaching methods. पहले देखिए, टीचर को हर स्टेज के हिसाब से लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए। जस्ट नाउ वी हैव लर्न दैट यू शुड नो वेदर द चाइल्ड इज़ रेडी टू डू दैट और नॉट। रेडी इन द सेंस मेच्योरिटी लेवल। ठीक है, अगर चाइल्ड अभी मेच्योर नहीं है तो डिफ़िकल्ट टास्क देना डीमोटिवेट करेगा। जब बच्चा ये काम करने के काबिल ही नहीं है और आप उसको जानबूझकर कोई हार्ड काम देंगे, उस वक्त बच्चा डिस्करेज हो सकता है, नाउम्मीद हो सकता है। उसको लगेगा कि उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं कभी ये कर ही नहीं पाऊँगा। हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे राइटिंग रेडीनेस तभी पॉसिबल है जब हाथ के मसल्स मैच्योर हो जाएंगे। अगर बच्चा लिखने के लिए काबिल ही नहीं है, लाइक मैच्योरिटी नहीं आई है, मसल्स उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का काम देंगे, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनको डीमोटिवेट करेंगे। लर्निंग हमेशा स्टेज और रेडीनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। Okay, this is the most important point that I'm keep on repeating, that learning should be according to the stage and readiness of the learner. ठीक है, उनको कौन से स्टेज में क्या पढ़ाना है वो देखेंगे, कितने वो लोग किस टॉपिक के लिए मैच्योर हैं समझने के लिए, आप वही उनको पढ़ाएंगे। सो
Understanding developmental stages helps teachers create realistic goals, prevent frustration and foster confidence. जब टीचर ये समझेगा तो डेफिनेटली ऐसे एक्टिविटीज़ ले आएगा जो बच्चों के लिए आसान होंगी, जो बच्चे समझ पाएंगे, है ना. अब डेवलपमेंट तो आप समझ गए. डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज के साथ बढ़ती जाती रहती है. अब आपको सीखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट में अफेक्ट करती हैं. तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट. Yesterday we have learned about two factors, that is hereditary and environment. आज हम एक और फैक्टर देखेंगे, दैट इज मैच्योरेशन. ओके, फर्स्ट आपका हेरिडिटी है. व्हाट इज हेरिडिटी? तवारुस. बच्चे के पेरेंट्स से मिलने वाले इनबॉर्न ट्रेड्स को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटरी बोलेंगे. जैसे इंटेलिजेंस, चेहरे का रंग, आपकी हाइट, आपकी मम्मी या डैडी से जो आपको मिलेंगे उनको क्या कहेंगे? हम हेरिडिटरी कहेंगे. ये एक फाउंडेशन है, लेकिन फाइनल रिजल्ट एनवायरनमेंट डिसाइड करता है. इजंट इट? फाइनल रिजल्ट किसका होगा? एनवायरनमेंट का होगा. आपकी हेरिडिटरी बस आपका फाउंडेशन है. सो जितना कुछ आप पैदाइशी ले आएंगे उसको क्या कहेंगे? हेरिडिटरी कहेंगे. नेक्स्ट है एनवायरनमेंट. व्हाट इज एनवायरनमेंट? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक फैमिली, स्कूल, कल्चर एंड peers. इट शेप्स पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग बिहेवियर. तो घर हो, स्कूल हो या समाज, ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं. एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाइल्ड के लिए कॉन्फिडेंस और लर्निंग दोनों को एनहांस करता है. ठीक है, तो जब आप बच्चे को बाहर भेजेंगे तभी बच्चा बहुत सारी और भी चीज़ें सीखेगा. लाइक उसको घर में पता नहीं होता है कि कोई आपसे झूठ भी बोल सकता है, कोई आपको धोखा भी दे सकता है. जब वो एनवायरनमेंट में जाएगा तब उसको ये बातें सीखने को मिलेंगी. तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और लर्निंग को एनहांस करने के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग है आपका मैच्योरेशन. मैच्योरेशन को आप एक दूसरे वर्ड में अगर बोलेंगे तो बायोलॉजिकल रेडीनेस. आप कितने फिट हैं बॉडी से कि आप कोई काम कर सकते हैं. रेडीनेस तो बायोलॉजिकली आप रेडी रहना है, आपका फिज़िकली रेडी रहना है. तो जब चाइल्ड किसी स्किल के लिए नेचुरली रेडी हो जाता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा तब तक पेंसिल होल्ड नहीं कर सकता जब तक उसके मसल्स रेडी ना हो जाए. ठीक है, तो जब मेच्योरिटी लेवल को आएगा डेफिनेटली वो खुद ब खुद आपकी हेल्प से वो काम कर पाएगा. सो natural growth process that prepares a child for learning is maturation. Learning is effectively only when the child is biologically ready. Ready in the sense mentally की बात नहीं कर रहे हैं हम, biologically उनके muscles उतने mature हो जाने चाहिए. Okay, next we have learning and experience. Next factor हमारा है learning and experience. Practice और teacher के guidance से child अपनी एबिलिटीज इम्प्रूव करता है. लर्निंग इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस. अभी आप सिंपल एग्जांपल लेंगे विराट कोहली. विराट कोहली को पोटेंशियल क्या था कि ही इज़ अ गुड बॉलर. ठीक है, उनके अंदर ऑलरेडी वो कैपेसिटी थी. तब उन्होंने ट्रेनिंग ली और व्हेन ही परफॉर्म वेरी वेल. सो आप क्या बोलेंगे? आप प्रैक्टिस और टीचर्स के गाइडेंस में आपकी पोटेंशियलिटी में जो काम करेंगे आप उसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो लर्निंग किसे बोलेंगे आप? लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस. ठीक है. एंड लास्ट वी हैव अ फैक्टर दैट इज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी माइंड और वी कैन से एक्टिव माइंड, है ना. माल न्यूट्रिशन से अटेंशन और मेमोरी दोनों वीक होते हैं. इसीलिए आपको क्या चाहिए? बैलेंस डाइट और रेस्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है. हम जनरली अपने ड्रीम्स के पीछे भागते भागते अपनी हेल्थ को स्पॉइल करते, बट
आपको बैलेंस डाइट भी लेना है, प्रॉपर रेस्ट भी लेना है, दैट इज़ ऑल्सो मेन फैक्टर. सो होम lack of proper nutrition affects attention and memory, family and school, everything is going to be affected if you are not having proper nutrition. Home builds emotional strength, school develops social behavior and discipline, but a balanced environment between both ensures healthy development. तो दोनों के बीच में जब आप बैलेंस कर जाते हैं तो आप एक हेल्दी डेवलपमेंट में होते हैं. ओके, जब आपका न्यूट्रिशन और हेल्थ दोनों एक प्रॉपर वे में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा. नाउ हम देखेंगे इंटरकनेक्शन क्या है दोनों में. ऑल फैक्टर्स, हेरिडेटरी, एनवायरनमेंट, मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर. ये सब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं. डेवलपमेंट कभी एक फैक्टर से नहीं होता. ओके, हेरिडेटरी, एनवायरनमेंट, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस सब मिलके काम करते हैं. अगर कोई एक फैक्टर वीक हो तो ओवरऑल प्रोग्रेस स्लो हो जाता है. ठीक है, इसीलिए टीचर को हर स्टूडेंट का होलिस्टिक बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है. देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे. अगर मैं बताऊं कि कोई एक बच्चा आपकी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, अचानक से उसके मार्क्स कम होते गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो. हो सकता है वो बच्चे में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों या फैमिली इश्यूज़ हों. ओके, जो बच्चा अच्छा था अचानक से अच्छा नहीं पढ़ने लगा, तो इसका मतलब कई बातें हो सकती हैं, है ना. तो आप सोचेंगे कि या तो उसका फैमिली में कुछ इशू चल रहा है या फिर हेल्थ का इशू. सो टीचर को ये सारी बातें नोटिस करनी होती हैं. ऑलराइट, और फैमिली एंड स्कूल में देखिए, होम से इमोशनल बेस मिलता है, स्कूल से सोशल एडजस्टमेंट. तो यहाँ पे भी बैलेंस ज़रूरी है. दोनों मिलके कंप्लीट पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं, फैमिली और स्कूल. क्योंकि आपकी तरबियत आपकी मम्मी करेंगे और स्कूल आपकी सोच बनाने में काम करेगा. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग. देन इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्टर्स. अभी हम देखेंगे कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना. अभी टेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज़ यहाँ समझिए. टेट क्वेश्चंस रेयरली आस्क डेफिनेशंस. यहाँ आपको डेवलपमेंट का कोई डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, है ना. डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आती. क्वेश्चंस मोस्टली केस बेस्ड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, एक 4 साल का बच्चा लिखने के लिए रेडी नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ या मैच्योरेशन नहीं है. तो आप बोलेंगे कि मैच्योरेशन नहीं है. सो इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड और केस ओरिएंटेड पूछे जाते हैं. एग्ज़ाम ये टेस्ट करता है कि टीचर कॉन्सेप्ट समझता है या रट्टा मार रहा है. आप डेली फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट करके सीख रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच टू लर्न और प्रिपेयर फॉर द टेट एग्जामिनेशन. ठीक है, सो एग्जाम्पल कैसे लेंगे. अ चाइल्ड इज़ इंटेलिजेंट बट अंडर परफॉर्मिंग. ऐसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे, तो इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, कौन सा फैक्टर होगा. एंड टीचर एक्सपेक्ट्स ऑल चिल्ड्रन ऑफ सेम एज टू लर्न इक्वली. तो ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल वायोलेट हुआ या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना. तो एक 4 साल का बच्चा के नॉट राइट प्रॉपरली, तो यहाँ पे आपको मैं भी पूछी कि फैक्टर है या मैच्योरेशन. सो ऐसे क्वेश्चंस आपको टेट में पूछे जाएंगे. राइट, सो केस बेस्ड रहेंगे, असर्शन रीज़न टाइप रहेंगे, स्टेज आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन एज और बिहेवियर. जैसे अभी हम क्वेश्चन पूछे आपको, राइट, फैक्टर इन्फ्लुएंस क्वेश्चंस रहेंगे. अभी हम आज का टेक अवेज देखेंगे. आपने सीखा डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस एंड स्टेज वाइज. आपने ये भी देखा कि सीक्वेंस सेम है बट रेट डिफरेंट है. उनके बढ़ने की, डेवलप होने की जो स्पीड है वो अलग है, बट सीक्वेंस सेम है. जैसे हम सब पहले क्रॉल करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं. कोई भी डायरेक्टली चलता है, फिर ठहरता है, फिर क्रॉल नहीं करता, राइट.
Hereditary gives potential, environment gives opportunity. Okay, maturation sets readiness for learning. All aspects, physical, mental, social, emotional, are interrelated. So with this we have come to end of our video, and as I promised हम एक questions देखेंगे. The stage known as the problem age is A. Early childhood, B. Infancy, C. Adolescence, D. Late childhood. So you all know that problem age means adolescence. Readiness for learning depends mainly on A. Motivation, B. Reinforcement, C. Maturation, D. Punishment. So readiness for learning depends mainly upon maturation. Environment shapes personality, providing experience, controlling heredity, reducing maturity, changing intelligence. So environment आपकी क्या शेप करेगा? आपको एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेगा. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको घर में बहुत पैम्पर किया जाता है, बहुत लाड़ प्यार से रखा जाता है. धोखा झूठ आपको बाहर पता चलता है, राइट. सो आपका एक्सपीरियंस पता होगा वहाँ. नेक्स्ट देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास. डेवलपमेंट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ hereditary only, environment only, heredity and environment together. D. Neither hereditary nor environment. So it is occur of the results of hereditary and environment together. So it's time for reflective homework. So reflective homework: observe a child near you. Which factor, hereditary, environment or experience, seems most dominant in the learning? Write a short note in 2 lines. See, if you are not approaching me with that homework, that's well and good, but do this homework. It creates, or it, you can learn or memorize the things for a long term. आपको जो पढ़ाया गया है वो ज़्यादा देर तक याद रहता. आपके बहुत मुश्किल से 5 मिनट लिए जाते हैं, but do this homework regularly. Now, every child develops in stages influenced by hereditary, environment and experience. So a wise teacher never compares students but teaches according to their pace and maturity. So stay tuned for day 4, Principles of Growth and Development in Teaching Practice, only on Venus Educators. Thank you so much.